Hello everyone, welcome back to the next lecture of physics for class 10, and we were doing chapter electricity, and I hope that all of you are doing absolutely fine. Let us recall the previous lecture. In the previous lecture beta, we have learned about resistance, that is what is resistance, and as per definition we know that resistance is the opposition or it's the property of a conductor to oppose the flow of electric charge through it, right? और ये कैसे पैदा होता है, ये कर लिया था हमने, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो दो पार्ट्स से बने होते हैं. डैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से. और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा फ्री होते हैं मूव करने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड वो रास्ते में जाते हुए उनको बहुत सारी कोलिजन्स होंगी उनकी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के साथ, खुद के साथ, मतलब खुद और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो उसकी वजह से जो प्रॉपर चार्ज ट्रांसफ़र होएगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. इसलिए हम बोलते हैं वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, सो ये था. और रेजिस्टेंस की हमने की थी एसआई यूनिट, दैट इज़ द ओम होती है वो, उसको डिफाइन भी हमने कर लिया था. एंड हमने दो ग्राफ किए थे, आई वी ग्राफ एंड वी आई ग्राफ. ठीक है, और उसके स्लोप से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस. तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया सब कुछ, राइट. सो अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ आज, आप जैसा कि देख सकते हो इस आपके वीडियो में, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अभी हम करेंगे. इसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो समझ लो कि उनको क्या क्या कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं. फर्स्ट है बेटा गुड कंडक्टर्स. ठीक है, तो जो गुड कंडक्टर है बेटा वो दैट टाइप ऑफ कंडक्टर और मटेरियल विच ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो अभी हमने आज तक किया है कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से करंट ज़्यादा पास होता है या इजीली पास हो जाता है. ठीक है, हमने आज तक यही किया है. बट अभी हम 10th लेवल पे जो डेफिनेशन है इस चैप्टर के लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, गुड कंडक्टर्स की जो डेफिनेशन है बेटा वो रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखेंगे. तो हम लिखेंगे अ मटेरियल और अ कंडक्टर, क्योंकि हमने पता है हमें कंडक्टर क्या होते हैं जिनमें से करंट पास होता है. ठीक है, तो कंडक्टर की डेफिनेशन नहीं करेंगे अभी हम करेंगे गुड कंडक्टर की. अ कंडक्टर विच ऑफर्स very low resistance to the flow of इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक बहुत बार आ गया, पर इजी है, कुछ नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हो और इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, गुड कंडक्टर्स. और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा अभी. वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स फॉर गुड कंडक्टर्स. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर का सिंबल होता है बेटा Ag, कॉपर का Cu और एल्यूमिनियम का होता है Al. तो मैं सिंबल्स ही लिख रहा हूँ ताकि आपको सिंबल्स की प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद भी रह जाएंगे इसे. ठीक है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड अमंग दीज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम. और दूसरे नंबर पे आएगा एल्यूमिनियम, तो लास्ट में आता है कॉपर. हम देखेंगे हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, बट जो मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हमारे घर के बाहर जो पिलर्स पोल्स पे लगी होती है, इलेक्ट्रिक पोल्स पे, जो खेतों में लगा होता है, बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी वायर जा रही होती हैं, वो सारी क्या है, एल्यूमिनियम की बनी होती हैं बेटा. और वो भी क्योंकि बेस्ट कनेक्टर है इसलिए, बेस्ट नहीं बोलूँगा, गुड कनेक्टर है इसलिए हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं. पर हमारे घर के लिए बेटर है कॉपर. तो कॉपर हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा कॉपर की ही यूज़ करते हैं. ठीक है,
और इजीली अवेलेबल भी है, तो कॉपर की वायर्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो दिस इज ऑल अबाउट गुड कंडक्टर्स। सेकेंड वन इज पुअर कंडक्टर्स। बेटा पुअर और बैड कंडक्टर में फ़र्क है। पुअर कंडक्टर मतलब उसमें से करंट तो पास होएगा पर बहुत कम होएगा, ठीक है। और बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें करंट पास ही नहीं होएगा, दैट इज इंसुलेटर्स बोलते हैं उनको। और इसका मतलब बैड कंडक्टर्स को बोल सकते हैं हम इंसुलेटर्स, बट पुअर कंडक्टर यहाँ पे वर्ड आया वो इंसुलेटर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी। तो पुअर कंडक्टर्स बेटा क्या होंगे? अ कंडक्टर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी कंडक्टर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी थी इसलिए। अ कंडक्टर विच ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हायर आ गया, ठीक है, हायर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस इज नोन एज पुअर कंडक्टर। एंड एग्जांपल इसकी है आयरन। में बोला था मैंने आपको कि आयरन हम बोलते हैं कि लोहे की चीज़ से किसी भी नेक्ड वायर को टच नहीं करना जिसमें करंट जा रहा है। बट ठीक है, वो समझ, ठीक है, वो सही बोल रहा है, क्योंकि आयरन कंडक्टर तो है बट वो क्या है बेटा? पुअर कंडक्टर है। इसलिए हम आयरन की कभी वायरिंग नहीं करवाते घर पे। हम घर में जो स्विच लगे हैं या कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा है उसमें कोई भी आयरन की वायर नहीं होगी, हमेशा कॉपर या एल्यूमिनियम की ही वायर होती है, ठीक है। तो मोस्टली कॉपर की ही यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। बिकॉज आयरन क्यों नहीं यूज़ करते हम? क्योंकि आयरन पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा नहीं है कि इजीली अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल तो है इजीली, कॉपर से भी ज़्यादा चीप है, सस्ता है, बट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। तो आयरन इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। Clear? Now next one is third term that is important for this chapter is insulators. Right? Insulators. It is a material which offers very high resistance to the flow of electrons, right? और इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी वो लिख लेना, बहुत सिम पता लग गया आपको भी कैसे लिखना है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, a material which offers very high resistance to the flow of electrons in an electric circuit, ठीक है। तो that object or a material is known as insulator। तो यहाँ पे मैं कंडक्टर से शुरू नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैंने शुरू किया मटेरियल से। बट पुअर और गुड कंडक्टर्स में हम कंडक्टर से शुरू करेंगे क्योंकि इट इज़ अ कंडक्टर। वो कंडक्टर तो है, पता है हमें, ठीक है, बट ये कंडक्टर नहीं है, तो कंडक्टर नहीं लिखना है यहाँ पे मटेरियल लिखना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है। तो that is known as insulators, okay। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव रबर, प्लास्टिक, ठीक है, वुड, सो दीज आर द इंसुलेटर्स एटसेट्रा। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास इंसुलेटर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन जो आपके लिए नया है, जो आपने कभी सुना नहीं होगा शायद, दैट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर बेटा, रेजिस्टर जो है वो पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का वो कंपोनेंट होता है विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। वो कंपोनेंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में, दैट इज नोन एज रेजिस्टर। अभी हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिंगल वायर भी लगी हो अगर बैटरी के साथ, तो वो वायर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम बोल सकते हैं कि वो सिंगल वायर भी एक रेजिस्टर है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सर्किट बताया था प्रीवियस लेक्चर में
कि ये सर्किट है, सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो सोर्स ऑफ करंट हो गया, और ये ए से लेके यहाँ सपोज बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सपोज डी पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक सपोज एक वायर लगी हुई है, सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक भी एक वायर लगी हुई है, ठीक है। सपोज एक वायर का रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल है, बट जो ये डिवाइस लगा हुआ है ना, बल्ब, दैट इज बल्ब, तो बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस सर्किट। सो हम बोलेंगे यहाँ पे बल्ब जो है, जो डिवाइस ये लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली, वो क्या है बेटा, रेजिस्टर है। बल्ब क्या है, रेजिस्टर है। हमारे घर में एसी, कूलर, इलेक्ट्रिक फैन, बल्ब्स, ट्यूब्स, माइक्रोवेव ओवन, जब वो चल रहा है, हीटर, ठीक है, टेलीविज़न, कुछ भी, चार्जर, कुछ भी जो लाइट्स, कुछ भी जो ऑपरेट हो रहा है उस वक्त, वो डिवाइस जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, रेफ्रिजरेटर लाइक, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स, तो उनको बोलते हैं हम रेजिस्टर। तो मैं आपको बता दूं रेजिस्टर क्या है। अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट which offers resistance to the flow of electrons constituting इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो डिवाइस क्या है, रेजिस्टर है। अगर डिवाइस नहीं लगा हुआ, सिंपल वायर्स लगी हुई हैं, तो वायर क्या बन जाएगी, रेजिस्टर बन जाएगी, याद रखना। और किसी भी रेजिस्टर का सिंबल हमने किया था, वो क्या होता है, अगर रेजिस्टर को शो करना है किसी को भी, तो हम ऐसे सिंपल एक शो करते हैं, ये इट इज़ अ सिंबल फॉर अ रेजिस्टर, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस आर, जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस को मान के चलें कितना है, आर है, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस वो रजिस्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब मेटालिक वायर हो गया, कोई भी मेटालिक वायर होगी, मैं बोल रहा हूँ, एक सिंगल वायर भी एक रजिस्टर है। और बल्ब हो गया, एनीथिंग, जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या है, रजिस्टर है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और ऑब्वियसली जिस भी डिवाइस में से करंट फ्लो करेगा बेटा, वो हमेशा अपोज करेगा करंट को, क्योंकि उसमें कोलिजन्स होंगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। सो वो क्या है, खुद डिवाइस जो है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या है, एक रजिस्टर है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उस डिवाइस को क्या बोलना है, अभी हमने इस चैप्टर में रजिस्टर बोलना है। और यहाँ पे एक वर्ड आ गया रजिस्टर, तो आप समझ आना कि वो उस डिवाइस की बात कर रहा है किसी भी, ठीक है ना। ये हो गया रजिस्टर। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है 5th पॉइंट, डेफिनेशन, दैट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, इसको ऐसे करना है, उसमें एक एरो डाल देना है, ठीक है, ओके। और वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक और बताई थी मैंने, एक होता है रियोस्टैट, याद है, रियोस्टैट, उसकी क्या थी सिंबल, ये था। दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस के हैं, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, मतलब दोनों ही सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस के टाइप हैं, बट रियोस्टैट इसकी ही एक एग्जांपल है वेरिएबल रेजिस्टेंस की, और उसका सिंबल अलग से दिया हुआ है, बस ये याद रखना, ठीक है। नाउ वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, और बैटरी के साथ बल्ब ज्वाइंट है। हमने क्या करना है, हमने उस सर्किट में से करंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उस सर्किट में करंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है बेटा। तो उस सर्किट में अगर हमें करंट इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी बड़े वोल्ट वाली, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई ज़्यादा करेंगे उतना करंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम करना है करंट, तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी छोटी लगानी पड़ेगी कम वोल्ट वाली, तो करंट कम हो जाएगा, राइट। तो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, बट
अगर मैं बोल लूँ कि बैटरी चेंज नहीं करनी, बैटरी जितनी है उतनी ही रखनी है, बट सर्किट में करंट इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, तो तब हम उस सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट लगा देंगे जो उस सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करवाएगा। अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा। अंडरस्टूड? तो उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है वो है एक डिवाइस दैट इज नोन एज रियोस्टैट एंड इट इज ईजिली अवेलेबल इन योर फिजिक्स लैब्स इन योर स्कूल। ठीक है, क्लियर? तो मैं बता दूं अभी आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करना है। अ कंपोनेंट यूज्ड in an electric circuit to change the electric current। ठीक है, ये कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने के लिए, राइट? बट विदाउट चेंजिंग the potential difference across the ends of this across the circuit। potential difference that is बैटरी चेंज नहीं करनी, सोर्स ऑफ करंट चेंज नहीं करना, विदाउट चेंजिंग। करना क्या है चेंज? हमने इलेक्ट्रिक करंट चेंज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चेंज करना है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस और उसकी एग्जांपल जो है वो है रियोस्टैट और उसका सिंबल ये है। ठीक है, ये सिंबल क्यों है उसका बताता हूँ आपको। बेटा रियोस्टैट ना कुछ इस तरह दिखता है एक्चुअली। यहाँ पे एक स्टैंड होगा और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर सा बना होगा ऐसे, यहाँ पे एक बंद होगा, ऐसा होगा थोड़ा सा दिखने में। मैं आपको ऑब्लिक दिखा रहा हूँ ताकि 3 डिमेंशनल आपको पता लग जाए। यहाँ पे एक गोल सी चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक ऐसा होगा, तो ये ऐसा होता है। या ये मेरा हैंड और ये हैंड, ये वाला दोनों स्टैंड हो गए, उसके नीचे स्टैंड हो गए और यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर एक वायर होती है। वो वायर एक एलॉय की बनी होती है, उस एलॉय का नाम है यूरेका वायर, EUREKA। वो यूरेका वायर होती है बेटा, वो उसमें से करंट पास होता है हमेशा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इस रियोस्टैट के एक साइड पे एक नॉब लगी होती है जिसमें कोई वायर आके फिक्स हो जाएगी, वायर आके क्या हो जाएगी? फिक्स, अटैच। और दूसरे पार्ट इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर दूसरी तरफ ना एक ऐसा एक स्लाइडिंग लगा हुआ है। मतलब ऐसा होगा, सपोज ये इसके ऊपर ऐसे कवर है, ये स्लाइड करेगा इसको ऐसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा 2 फिंगर्स है मेरी, इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे टच किए करके एक डिवाइस होगा जो टच करेगा इसको, उसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, मतलब रोटेट कर सकते हैं इसके ऊपर हम उसको। क्लियर? ऐसे। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डिवाइस नहीं बोलेंगे, इसको ऊपर एक स्लाइडिंग लगा हुआ है। ठीक है, वो इसके ऊपर स्लाइड करेगा। अब अगर वो यहाँ पे है तो वो कम, देखो वायर की कॉइलिंग ऐसे हुई है, जैसे होती है ना चरखड़ी, हम पतंग उड़ाते हैं, वो हमारी डोर है जिसके ऊपर वो डोर लिपटी होती है। ठीक है, वो चरखड़ी बोलते हैं उसको। एंड उस पे ऐसे ही इसके ऊपर डोर की तरह और वायर लिपटी होगी, पर वो एक ही टर्न में होगी। ऐसा नहीं कि वायर के ऊपर वायर, वायर के ऊपर वायर, ऐसे नहीं होगा, बस सिर्फ एक ही रो होगी उसकी, ऐसे एक सिंगल कॉइल होगा उसका, सिंगल टर्न, ऐसे सिंगल टर्न होगा उसका। ठीक है, क्लियर? उसके ऊपर दोबारा नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जब ये डिवाइस यहाँ पे होगा तो इसके कांटेक्ट में वायर की लेंथ जो है वो कम है। ठीक है, जितनी वायर की लेंथ कम होगी उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा, याद रखना। ये कराऊंगा आगे, जस्ट याद रखना, जितनी वायर की लेंथ कम इस स्लाइडिंग के कनेक्ट में होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैं एक स्लाइड को यहाँ से यहाँ मूव कर दूंगा जहाँ अभी ये है, ठीक है, तो वायर की लेंथ बढ़ गई। देखो इतनी बड़ी ये वायर, सारी वायर या इसके कनेक्ट में आ गई। ठीक है,
तो अभी करंट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा, तो वायर की लेंथ बढ़ गई। अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट कम हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये ऐसे वर्क करता है रियोस्टेट। और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये होता है कि हम इसको स्लाइडिंग करके पूरे के पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट बढ़ या कम हो सकता है। ठीक है, पर बैटरी हमने चेंज नहीं की, बैटरी वही की वही लगी हुई है। तो ये ऐसा होता है बेटा रियोस्टेट, जो दिखने में आपको नेट पे पता लग जाएगा कैसा दिखेगा, बुक्स में बना होगा शायद पिक्चर क्लियरली। तो आपको बता दूं कि ये वर्क ऐसे करता है। ठीक है, जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये रियोस्टेट ऐसे वर्क करता है। अभी मैं आपको करवाता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना प्लीज़। वेरीफाई ओम्स लॉ, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा वेरीफाई ओम्स लॉ। ठीक है, एक्टिविटी है पूरी, एक्टिविटी भी आ सकती है पेपर में कि कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे ओम्स लॉ, एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले अपरेटस, और इसके लिए हमें जो अपरेटस चाहिए वो चाहिए एक कंडक्टर, मैं यहाँ पे लिख लूँ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई कंडक्टर हो जिसका रेजिस्टेंस हो आर। एक एमीटर जो करंट मेजर करेगा, एक वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पता है हमें, एक सोर्स ऑफ करंट दैट इज बैटरी एंड अ रियोस्टेट दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। और क्या चाहिए जिसके बिना ये कनेक्ट नहीं होंगी, वो ज़रूरी है कनेक्टिंग वायर्स जो कॉपर की होती हैं। ठीक है, एंड और क्या चाहिए, की चाहिए, प्लग की। क्लियर। एंड एक चीज़ और चाहिए हमें जो आपको इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है, सैंड पेपर। सैंड पेपर क्यों चाहिए बेटा? सैंड पेपर का कनेक्टिंग वायर जो हैं उनको रब करके ही हम डिवाइसेस के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि कॉपर है, कॉपर की हमें पता है क्या होती है, क्रोजन हो जाती है। अगर कॉपर की क्रोजन हुई और अगर हमने कनेक्टिंग वायर को ऐसे ही उसके साथ ज्वाइन कर दिया तो करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा। तो पहले उसको सैंड पेपर के साथ हमने क्या करना है, रिमूव करना है। और सेकेंड वन थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और जो कॉपर वायर हमें होती है अवेलेबल लैब में, उसके ऊपर इंसुलेशन हुई होती है एक, दैट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी। आपको देखने में दूर से लगेगा कि हाँ ये कॉपर वायर ही है सर, इसके ऊपर कौन सी कोटिंग है, वो ब्राउन कलर की ही दिखेगी, बट उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो पॉलीमर की होती है, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से वो कॉपर वायर में से करंट पास नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उस सैंड पेपर लेके कॉपर वायर के ऊपर से उसको रब करना है, कॉपर वायर को रब करना है सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर से जो इंसुलेशन की लेयर है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना, सैंड पेपर का ये मेन काम है। अगर पहले से ही कोई कॉपर वायर लैब में पड़ी है, उसकी ऑलरेडी वो इंसुलेशन रिमूव हुई है, तो वो बहुत दिनों से पड़ी होगी वहाँ पे, तब भी हमें एक बार सैंड पेपर से उसको रब करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्रोजन भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो सैंड पेपर हो गया, पता लगा क्यों और कैसे हमने सेट करना है इस अपरेटस को। इसकी ये तो हो गया अपरेटस। अब इसकी है कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या लेना है, हमारे पास एक होगा बैटरी। बैटरी का सिंबल हमें पता है कि ये होता है हमारे पास, इसको नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये है हमारे पास बैटरी। ठीक है, और बैटरी का एक एंड, सपोज ये एंड है बैटरी का, ये एक एंड है बैटरी का। बैटरी का एक एंड हमने ज्वाइन करना है बेटा किसके साथ, मैं बताता हूँ ये क्या है, ये है रियोस्टेट। किसके साथ, रियोस्टेट के साथ हमने बैटरी का एक एंड जो है वो ज्वाइन करना है। ऐसे ही होता है रियोस्टेट का सिंबल। ठीक है, क्लियर। और दूसरा एंड जो है बैटरी का वो हम ज्वाइन करेंगे की के साथ।
मैंने ये की पहले ओपन कर दी, वैसे पहले नहीं करनी थी मैंने, तो मैंने कर दी, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैंने क्या लगाना है, अभी मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा एमीटर। मैंने बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, और सीरीज़ कैसे होगा, एमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी, और एक चीज़ और याद रखना, एमीटर का पॉजिटिव एंड बेटा बैटरी के पॉजिटिव से लगेगा, दूसरा एंड क्या होगा हमेशा नेगेटिव। एमीटर और वोल्टमीटर में दो एंड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल या टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव से लगेगा बैटरी के, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से ही लगेगा। वोल्टमीटर में भी ऐसे होगा, ठीक है। बट सीरीज और पैरेलल क्या है बताता हूँ। अभी एमीटर का एक एंड आगे चला जाएगा, उसका एक एंड तो लगा दिया बैटरी के साथ, एक एंड बच गया, उसको लगाएंगे हम कनेक्टर के साथ। मैंने बताया ना कनेक्टर लेना है जिसका रेजिस्टेंस आर होगा, तो वो कनेक्टर को शो करते हैं वैसे, एक उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। तो वो आगे ऐसे जाएगा, आगे इसको ले जाके इस रियोस्टेट के साथ हमने कंबाइन कर देना। अभी देखो यहाँ से शुरू हुए बैटरी से नेगेटिव तक ये एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, और इसमें एमीटर लगा हुआ है एक ही रास्ते में, और इसका एक टर्मिनल इसके साथ अटैच है, दूसरा एंड किसी डिवाइस के साथ अटैच है जो इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एमीटर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है सर्किट में। और पैरेलल कैसे लगेगा, वोल्टमीटर हमें लगाना है, वोल्टमीटर हमें पता है कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। वो जो कनेक्टर हमने माना है ये इसके पैरेलल में लगेगा। सपोज ये एंड पी है इसका, ये एंड क्या है, क्यू है। तो वोल्टमीटर हमें पता है, वोल्टमीटर का सिंबल होता है वी, एक एंड होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव इधर क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव के साथ इसका क्या लगेगा, पॉजिटिव, तो मैंने ऐसे लगा देना है। इसको वायर थी इसकी इधर वायर है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, जब डिवाइस का एक एंड कनेक्टर के एक एंड से लगा होगा, उसका दूसरा एंड कनेक्टर के दूसरे एंड से लगा होगा, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये सीरीज में नहीं है, पर ये जो रजिस्टर है, मतलब इसको मैं कनेक्टर भी बोल सकता हूँ, इसको मैं रजिस्टर भी बोल सकता हूँ। रजिस्टर वो डिवाइस ही होता है जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ये सीरीज में लगा हुआ है बेटा, बट जो वोल्टमीटर है वो इसके क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे भी करवाऊंगा डिटेल में कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी के लिए इतना ही कर लो, आगे आएगा सीरीज एंड पैरेलल प्रॉपर डिटेल में आएगा, डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है ना। ये हो गया। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। पहले हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पहले हम लिखेंगे ऑपरेटर्स, फिर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, इसको नेम दे देंगे जैसे फिगर 1, ठीक है। तो हम प्रोसीजर अभी करेंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर 1। अभी क्या करना है आपने, सुनना अभी ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करना है, की को, ये तो पहली क्लोज है वैसे मैंने बना दी, वैसे पहले क्लोज नहीं करनी होती, पहले ओपन रखनी होती है, बाद में क्लोज करनी होती है जब सर्किट पूरा लग गया। क्लोज द की, जब हम की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर को आएगा। ये एरो से हमेशा शो करना है करंट की डायरेक्शन, इधर को करंट वापस आएगा। किससे शो कर डिनोट करना है इसको, आई से। तो आई क्या है हमारे पास, करंट है, ठीक है, क्लियर ना। क्लोज द की तो क्या होगा, द करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट। करंट इसमें क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा सर्किट में। क्या करना है अभी हमने, नोट करनी है रीडिंग किसकी, वोल्टमीटर की और एमीटर की। जब हम की क्लोज करेंगे बेटा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपनी रीडिंग शो करेगा और ये भी अपनी रीडिंग क्या करेगा, शो करेगा। मतलब V और A की हमने करंट रीडिंग नोट करनी है, तो उसको कैसे करना है हमने, मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, इसको आपको साथ में ही रख रहा हूँ क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। हमने क्या करना क्या है, हमने आई थिंक इट इज़ ईजिली अवेलेबल टू यू ऑल नाउ। हमने एक ना इसके बाद ये सर्किट बनाने के बाद एक टेबल बनाना है। टेबल में हमारे पास 1 2 3 ये 3-4 कॉलम होंगे। फर्स्ट में लिखना है सीरियल नंबर, सेकंड में आएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड में आएगा करंट दैट इज I इन एम्पियर्स, एंड इसमें आएगा रेजिस्टेंस V/I, ये निकालना है हमने, ठीक है, क्लियर। तो पहले क्या करना है, अभी हमने पहले क्या किया, की को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो करना शुरू कर गया और हमने इसकी और इसकी रीडिंग नोट कर ली। सपोज
ये 1 2 3 4। अब हम आपको पता है कि हम मिनिमम 4 रीडिंग्स लेते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्यों? ताकि कोई एरर का चांस ना हो, प्रॉपर रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज आए, इसलिए हम हमेशा 3 से 4 या 6 तक रीडिंग लेते हैं। सपोज हमने 4 रीडिंग ले ली, ठीक है। तो सपोज पहले आया V1 और करंट कितना आया, सपोज I1, ठीक है। नाउ अभी हमने सर्किट फिर क्या कर देना है, क्लोज कर देना और ओपन कर देना, की बाहर निकाल लेनी है। अभी की बाहर निकालने के बाद क्या करना है, हमने रियोस्टैट को मूव करना है। मैंने बताया था ना कि रियोस्टैट हमेशा स्लाइडिंग होता है, उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं हम। अभी ये लास्ट कॉर्नर में है, मतलब ये जो वायर है वो कम कनेक्ट, वो उसकी लेंथ कम है। अगर वायर की लेंथ कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, लिमिट। अभी हमने सपोज इस रियोस्टैट को यहाँ ले आया, मैं डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, शायद विजिबल हो आपको, सॉरी, डॉटेड लाइन बनाई है बेटा मैंने, ये सपोज यहाँ ले आए। तो अब यहाँ लेके आएंगे जब हम, तो फिर से की क्लोज करनी है। याद रखना हर बार की ओपन क्लोज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर आप की को परमानेंटली क्लोज कर दोगे, बार बार ओपन नहीं करोगे, तो ये वायर्स गर्म हो जाएंगी, क्योंकि करंट जिस भी चीज़ में फ्लो करता है उसको गर्म कर देता है। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 8th क्लास में किया हुआ है, इस चैप्टर में भी करेंगे कि जिस भी डिवाइस में से करंट फ्लो करेगा वो डिवाइस गर्म हो जाता है। क्यों बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ आंसर, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस होता है हमेशा, ठीक है। एसी की मोटर गर्म होती है, फ्रिज का आगे ठंडा होता है, पीछे मोटर लगी है नीचे वो गर्म होगी, बल्ब गर्म होता है, ट्यूब गर्म होती है, टीवी LED वो गर्म हो जाती है पीछे से, चार्जर भी गर्म हो जाता है कई बार, ठीक है, क्लियर। तो वो बता रहा हूँ आपको कि करंट जिसमें फ्लो करेगा गर्म हो जाएगा। तो अगर गर्म हो गए वायर्स तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर एक बार इंक्रीज हो गया तो आपकी रीडिंग सारी खराब हो जाएंगी, क्योंकि हमने ओम्स लॉ किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओनली इफ टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस ऑफ सराउंडिंग्स रिमेन्स सेम, ठीक है। तो अभी हमने रियोस्टैट को हिला दिया, एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो फिर से की क्लोज करेंगे तो फिर से करंट फ्लो करेगा और फिर रीडिंग आएगी इसकी और इसकी, दोबारा रीडिंग लेनी है। सपोज दूसरी रीडिंग आई V2 I2, ठीक है। अभी फिर से इसको क्लोज कर देना है, बाहर निकाल देने की, मतलब ऑफ कर देना है, फिर से इसको एडजस्ट करना है। सपोज हमें एडजस्ट किया यहाँ तक, फिर से रीडिंग आई, सपोज फिर से क्लोज किया, रीडिंग आई V3 I3, ठीक है। फिर से इसको एडजस्ट किया, यहाँ तक लगा दिया, फिर से इसको क्लोज किया, ओपन करके यहाँ तक लगा दिया, क्लोज किया, फिर से रीडिंग आई V4 I4। सपोज हमने ऐसे ऐसे करके 4 रीडिंग्स ले ली। अभी हमने यहाँ क्या करना है, V/I1, V2/I2, V3/I3, V4 I4 निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आएगा R1, इसका आएगा R2, इसका आएगा R3, इसका आएगा R4, ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे, अलग अलग मतलब वैल्यूज हम यहाँ लिख ली, सपोज ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब वेरीफाई कैसे होगा, अगर इफ़ R1 R2 R3 R4 सेम आई तो मतलब आपका जो आपने सर्किट लगाया था वो सही है और ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमने रेजिस्टेंस चेंज किया पूरे सर्किट का, पर इस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोलता है जैसे जैसे हम करंट डिक्रीज़ करते गए वोल्टेज भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे वैसे क्या करेगा, डिक्रीज़ ही करेगा। मतलब V is always directly proportional to I, or we can say that V/I is equal to constant। यही था ओम्स लॉ। और ये R1 क्या है, V/I, R2 क्या है, V/I, R3 क्या है, V/I, R4 भी क्या है, V/I है, ठीक है। तो ये सारे V/I हैं और V/I कांस्टेंट चाहिए हमें, और ये वैल्यूज़ अगर सारी सेम आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो हम बोल सकते हैं कि V/I कांस्टेंट है, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो इसका मतलब ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई कैसे हुआ, सुनो, हमने रेजिस्टेंस चेंज किया तो करंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट डिक्रीज़ हो गया, करंट डिक्रीज़ हुआ, उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये चेंज होगा ये भी चेंज होगा, ये चेंज होगा ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो इससे ओम्स लॉ क्या होगा, वेरीफाई हो गया। और इसको और वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I में।
इधर V ले लेंगे, इधर I। ये कौन सा ग्राफ है? IV ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? IV ग्राफ है। और वो क्या आएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, यहाँ पे I1, I2, I3, I4। जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा ये भी क्या करेगा? इंक्रीज। या ये डिक्रीज़ करेगा ये भी क्या करेगा? डिक्रीज़। तो लाइन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप क्या आएगा? अगर इसका स्लोप फाइंड करोगे इसका क्या आएगा? इज इक्वल टू R आएगा। अगर ये ग्राफ बन गया तो ओम्स लॉ क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ इन आवर लैब्स। आपको स्कूल में करवाएंगे टीचर्स कि ये ओम्स लॉ ऐसे वेरीफाई होगा या हो जाता है, ठीक है, या होता है। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू इन आवर लैब्स टू वेरीफाई ओम्स लॉ। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसको प्लीज़ दोबारा से एक बार सुन लेना अगर एक बार समझ नहीं आया। अगर फिर भी ना समझ आया तो मुझे पूछ लेना। क्लियर? Now, moving on to next. Topic. The next topic is beta the factors on which resistance of a conductor depends. ये भी बहुत important है। कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर फर्स्ट वन इज, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंस प्रूव करने के लिए बेटा एक एक्टिविटी है हमारे पास। वो क्या है कि हमने दो वायर लेनी है, ए बी पी क्यू। दोनों वायर जो लेनी है हमने वो सेम मटेरियल की लेनी है। मतलब दोनों सपोज एक कॉपर की है तो दूसरी भी किसकी होगी? कॉपर की होगी। एक एल्युमिनियम की है दूसरी भी एल्युमिनियम की ही लेनी है। मतलब मटेरियल सेम हो जाइए और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज वी कैन से थिकनेस होनी चाहिए। उसकी थिकनेस सेम हो, उसका मटेरियल सेम होना चाहिए, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट क्या होना चाहिए? लेंथ। अभी हमने क्या करना है? हमने एक एक करके इन वायर्स के साथ क्या ज्वाइन करना है? बैटरी प्लस एमीटर। बैटरी प्लस एमीटर। जो बैटरी ज्वाइन करनी है इन वायर के साथ वो होनी चाहिए सेम रेटिंग ऑफ बैटरी यूज करनी है, ठीक है ना। अभी सपोज मैंने इसके साथ यहाँ पे लगा दिया एमीटर और यहाँ पे लगा दी मैंने बैटरी। ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, इसका नेगेटिव। मैंने स्विच यहाँ पे की लगा दी। स्विच ऑन किया तो मैंने एमीटर की रीडिंग क्या कर ली? नोट कर ली। बैटरी सेम थी, ठीक है। इसकी रीडिंग आई सपोज I1, करंट इसमें आया I1। इसकी लेंथ कितनी है? L1, ठीक है, क्लियर। एंड इज ये दोनों हमने ली है और L1 इज लेस देन क्या है? L2, क्योंकि इसकी लेंथ सपोज कितनी है? L2 है। इसके साथ भी मैंने क्या लगाया? एमीटर लगाया। मैंने सेम बैटरी लगा दी इसके साथ और की लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका भी मैंने क्या फाइंड किया? करंट फाइंड किया। स्विच ऑन की तो क्या आएगा? सपोज I2 आया। और जब मैंने I1 और I2 को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया कि जो I2 था वो कम था बट I1 क्या था? ज़्यादा था। दिस विल बी माई ऑब्जर्वेशन जो आएगी मेरे पास कि I2 कम होगा, I1 ज़्यादा होगा, बट L2 क्या था? ज़्यादा था, L1 क्या था? कम था। इसका क्या मतलब बना? अभी ध्यान से सुनना। जिसकी लेंथ कम थी उसमें करंट क्या फ्लो किया? ज़्यादा। जिसकी लेंथ ज़्यादा थी उसमें करंट क्या फ्लो किया? कम, ठीक है। अगर करंट कम फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा।
क्योंकि हमें पता है I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें करंट कम फ्लो करेगा तो इसका रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ज़्यादा है। इसमें करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है, क्योंकि I1 हमें पता है ज़्यादा है सेम बैटरी के साथ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। सो वी कैन से जिसकी लेंथ कम है, हमने क्या बोला, उसका करंट क्या है, ज़्यादा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिसकी लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। मैं माइंड माई वर्ड्स प्लीज बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, करंट बोल रहा हूँ, कब करंट बोल रहा हूँ, कब रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। जिसकी लेंथ कम है उसका करंट क्या है, ज़्यादा, बट उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। क्लियर, लेंथ कम, रेजिस्टेंस भी कम, लो होगा। एंड लेंथ ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, बट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर आप लेंथ और रेजिस्टेंस का क्या करें, रिलेशन फाइंड करें, तो क्या आएगा हमारे पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, सॉरी लेंथ कम है, रेजिस्टेंस भी कम है, लेंथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। सो वी कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। और लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये फर्स्ट पॉइंट बन गया आपके पास, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और कैसे करता है ये हमने प्रूव भी कर दिया, ये ऐसे ही होगा हमेशा। ठीक है, अभी जो सेकंड है बेटा वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नाउ एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हमने क्या करना है, दो वायर्स लेनी है सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की, सेम मटेरियल। ये वायर ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, बट different cross section, that is different thickness। एक मोटी एक पतली, जैसे पी क्यू की थिकनेस ज़्यादा है, ए बी की थिकनेस क्या है बेटा, कम है। ठीक है, और वी कैन से दैट इसका एरिया अगर A1 है क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया A2 है, तो वी कैन से दैट A1 इज लेस देन A2 एरिया। ठीक है, क्लियर, वी कैन से दिस, यस वी कैन से दिस। नाउ अभी हमने क्या करना है, ओके, सो सेम थिकनेस मटेरियल होगा, सॉरी सेम लेंथ होगी, डिफरेंट क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगी, दैट इज थिकनेस डिफरेंट लेनी है हमने इनकी। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों में सेम बैटरी लगानी है, दोनों में एमीटर लगाना है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। सपोज सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले में कि लेंथ वाले में किया था। सपोज इसमें करंट आया I1, इसमें करंट आया I2, इनकी लेंथ सेम है, एरिया क्या है, डिफरेंट है। जब हम I1 और I2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I2 बड़ा आएगा I1 से, सॉरी I2 ज़्यादा आएगा I1 से। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया कम था उसमें करंट भी क्या फ्लो किया, कम किया, जिसका एरिया ज़्यादा था उसमें करंट क्या फ्लो करेगा, ज़्यादा करेगा। अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका एरिया कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बन गया हमारे पास सेकंड पॉइंट टू कंसीडर। क्लियर, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पे क्या बनता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। ये हो गया एरिया, फर्स्ट था लेंथ। नेक्स्ट वन, थर्ड फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, नेचर ऑफ मटेरियल।
बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमारे पास एक वायर है कॉपर की, एक वायर है एल्युमिनियम की, एक वायर है हमारे पास सिल्वर की, किस में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली सिल्वर से, सिल्वर में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, राइट। किस में सबसे कम करेगा? कॉपर में सबसे कम करेगा। सो वी कैन से दिस कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा किसका फ्लो करना, करंट का फ्लो करना। अगर रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, जिसका मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सो हम अगर नीचे को मैं लिखूँ, अगर नीचे को ऐसे, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है इस लाइन में, ठीक है, क्लियर। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। बेटा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप सोचोगे इन्वर्सली होगा, नहीं, डायरेक्टली होगा। आप सोचोगे कि सर जितना करंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। सॉरी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। आप सोच रहे होगे कम होगा, पर नहीं, ज़्यादा होगा। क्यों बेटा? जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे, जितना गर्मी होगी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी मूव करने के लिए, वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। बट बेटा वो जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा उनमें कोलिजन्स भी होंगी, वो ज़्यादा टकराएंगे रास्ते में, जो पॉसिबली चार्ज कर्नल्स पड़े हैं उनके रास्ते में, तो वो ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगी। जब कोलिजन होगी तो ज़्यादा अमाउंट में आगे पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में आगे नहीं पहुंच पाएंगे तो ऑब्वियसली वो करंट कम फ्लो करेगा। और सेकंड थिंग इज, जब कोलिजन ज़्यादा होंगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो कंडक्टर या वो डिवाइस ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तारों में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट नहीं बोलूँगा, सॉरी, मतलब आग लगती है या वायर मेल्ट होती है, कुछ भी है, वो गर्म ज़्यादा हो गया डिवाइस, वो गर्मियों में ही ज़्यादा होता है, सर्दियों में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्लियर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने ओम्स लॉ में आपको बताया था कि बेटा बार बार स्विच की ऑन ऑफ करनी है जब हमने रियोस्टैट को एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको ऑन करके रखेंगे ना तो क्या होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की रीडिंग कम आएगी, प्रॉपरली ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके ऐसा यूनिट करेंगे और न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे कुछ इसका, रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड हैं जो, और कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, स्पेशल केस बताऊंगा उसमें। तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एंड तो ये कर लेना प्लीज़। तो आज के लिए बेटा इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।